हेलो, गुड एमसी। लिंक नहीं आ रहा। लाइव लाइव। हाँ, गुड एमसी सर। और आप लोग कैसे हैं? सारे लोग अच्छे? दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है और मैं प्रॉपर बिहार का रहने वाला हूँ, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का। ये अभी जो है पूरे विश्व का जो है लॉकडाउन जो है, कोरोना वायरस जो है पूरे विश्व में जो है लोगों के मान के चलिए जीवन में बहुत बड़ा जो है ये परेशानी आ गई है। सारे लोग परेशान हैं, बिजनेस व्यापार ख़त्म हो गया है। तो इस लॉकडाउन में हम सारे लोगों को सेफ और सुरक्षित रहना है। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि हमारे आईएमसीएन भाई बहन जो भी हैं, अपने देश के जो भी नागरिक हैं, सारे लोग सेफ सुरक्षित होंगे। और मैं भी अपने परिवार के साथ में घर में हूँ और सेफ और सुरक्षित हूँ। और ऊपर वाले से दुआ मांग रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और जो है हम लोग आगे बिजनेस के लिए लग जाएं। और जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हमारे ड्रीम है, जो मैंने देखा है, थोड़े देर के लिए थोड़ा ब्रेकर लग गया था, लेकिन अब जो है जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो हम रात दिन जोश जुनून के साथ में काम करके। हेलो हेलो, हाँ कर दिए। हम जो है जब लॉकडाउन समाप्त हो जाए तो हम आप सारे लोग जोश जुनून के साथ में फिर जो है अपने काम पर लग जाएं और जो भी हमारे टारगेट्स हैं उसको हम पूरा करें। दोस्तों, ये आईएमसी का सफ़र आज 60 महीना मेरा पूरा हो चुका है और इस 60 महीना के दरमियान मैंने जीवन में बहुत सारे उपलब्धियां हासिल की जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मेरे पास में अच्छे घर होंगे, मेरे पास में 4 व्हीलर कार होगी, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में मैं उनको पढ़ा पाऊँगा, मैं अपनी बीवी को अच्छी ज्वेलरी और अच्छे कपड़े दे पाऊँगा। क्योंकि मेरे पास में कुछ भी इनकम का रास्ता था नहीं और दूर दूर तक मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। क्योंकि मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करता था। मेरे पिताजी एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। उन दिनों टीचर की अच्छी सैलरी भी नहीं हुआ करती थी। उन्हें घिस करके ज़िंदगी चल रही थी। खेती बाड़ी के नाम पर भी मेरे पास में मात्र 14 कट्ठा ज़मीन था, जिस ज़मीन से खेती करके हम अपने परिवार का गुजर बसर नहीं कर सकते थे। मेरा जन्म जो है 1971 में हुआ और सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। जब थोड़ा बड़ा हुए, जब मैं स्कूल जाता था तो लोगों को देखता था कि लोग अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं। उनके माता पिता उनको जो है स्कूल पहुंचाने के लिए गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल से आते थे और मैं जो है पैदल जाता था। कपड़े भी अच्छे नहीं थे मेरे पास, लेकिन मैं अफसोस करके रहता था और मैं सोचता था कि मैं भी बड़ा होऊंगा, कुछ अच्छा काम करूंगा ताकि मेरी घर की स्थिति सुधर जाएगी। पिताजी ने का जो भी इनकम था, उस इनकम के बावजूद उन्होंने बढ़ चढ़ कर मुझे सहयोग किया। लेकिन पैसे का काम तो दोस्त पैसे से होता है ना। जितना उनको बन पाता था वो मुझे करते थे, लेकिन और बच्चे को जो मैं देखता था वो चीज़ मेरे पास में नहीं था। जीवन में अफसोस था। मैं बड़ा हुआ, मैट्रिक पास किया, साधारण स्कूल में पढ़ा था तो साधारण नंबर से पास किया। इंटर पढ़ाई के लिए मैं पटना गया तो पटना में भी पढ़ाई के दरमियान मैं सुबह में जो है अखबार बेचता था ताकि मैं अपने परिवार के ऊपर पर उन्हें खर्चे का बोझ नहीं दूँ। यानी कि शुरू से ही अभाव में जब ज़िंदगी जिया था तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे को तकलीफ़ का सामना करना पड़े, मेरे कारण उनको कहीं हाथ पसारना पड़े, उनको कहीं से कर्ज लेना पड़े। तो मैं अपने पार्ट टाइम के लिए मैं सुबह में अखबार बेचने का काम करता था। मैं इंटर किया, फिर मैंने एलएलबी भी किया। क्योंकि जीवन में अगर आपको बड़ा काम करना है, अमीर बनना है, समाज के साथ में कदम से कदम मिला के चलना है तो विद्वता तो आपको हासिल करनी पड़ेगी। क्योंकि एक सुशिक्षित आदमी ही जीवन में सम्मान पा सकता है। तो 1 साल के लिए मैंने पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी किया, लेकिन प्रैक्टिस चूँकि होता है ओल्ड एज अर्निंग पेशा होता है, तो मेरी प्रैक्टिस से मन उचट गया। चूँकि मैं देखता था कि जो वकील लोग थे वो भी एडजस्टमेंट का लाइफ जी रहे थे, उनके भी अच्छे इनकम नहीं थे और पैसे कमाने की
लालसा मेरे मन में एकदम कूट कूट के भरी हुई थी। मैंने 1 साल प्रैक्टिस किया, मुझे संतुष्टि नहीं मिली और मैंने जो है प्रैक्टिस को छोड़ दिया। छोटे मोटे बहुत सारे काम किए, मैं ऑटो रिक्शा भी, मैंने जो है दुकान में घूम घूम के सामान भी सप्लाई करने का काम किया, लेकिन कहीं से भी इतना इनकम नहीं आ पा रहा था कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं, कुछ बड़ा कर सकूं, मेरा जो सपना था मैं उसको पूरा कर सकूं। मैं भारत के बहुत सारे शहर में गया, मैं दिल्ली गया, दिल्ली में रोड पर मैंने टेडी बियर बेचा, उससे अच्छा नहीं हुआ तो तिलक नगर में गला में पट्टा लगा करके उसमें जो है क्या बोलते हैं, गाजर और मूली को उसमें बीच में छुरी से चीर करके मसाला डाल के बेचने का काम लोग करते थे, मैंने उसको भी किया। क्योंकि मेरे पास में पूंजी था नहीं, एजुकेशन कोई अच्छा था नहीं, तो जहाँ से मुझे इनकम का रास्ता दिखता था उस काम को मैं बहुत उत्साहित मन से करता था। वो भी कुछ दिन किया, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। उसी दरमियान ऑटो रिक्शा चलाने के दरमियान में मेरा एक्सीडेंट भी हो गया, मेरी उंगली कट गई, अभी भी कटी हुई है। तो मैं मुंबई चला गया। किसी ने कहा था कि मुंबई में बहुत पैसा है और मुंबई में बहुत सारे लोगों का सपना पूरा हुआ है। मैं मुंबई एक आशा और उम्मीद लेकर के गया और वहाँ पर जा कर के जब मैं मुंबई उतरा तो मेरे पास में मात्र 20 रुपये बचे हुए थे दोस्त। उस 20 रुपया से मैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में सोया हुआ था। 2-3 दिन से मैं भूखा प्यासा वहाँ सोया हुआ था। और जब होता है ना कि आप ने कष्ट का चरम सीमा पार कर जाते हैं तो कोई न कोई मसीहा आपके लाइफ में आता है। एक सामने प्लेटफॉर्म पर एक पर्सन जो कि ट्रेन में सामान बेचते थे और वो सामान ट्रेन से उतर करके अपने सामान को अरेंज करते थे दोबारा से ट्रेन में जाके बेचने के लिए। एक नन्हे साथ थे, वो मुझे 2-3 दिन से देखे और आकर के हमारे पास में बैठे, बोले कि आपको क्या प्रॉब्लम है भाई साहब, मैं पिछले 2-3 दिन से आपको देख रहा हूँ कि आप इसी ढंग से यहाँ पर पड़े हुए हैं भूखे प्यासे। मैंने उनको अपनी कहानी बताई और ये बताई कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। बोले कि बिजनेस करने के लिए तो पूंजी आपके पास में है क्या? बोले कि पूंजी नहीं है मेरे पास में, मैं 2-3 दिन से भूखा प्यासा हूँ और ये 20 रुपये मेरे पास में मात्र है। अगर मैं यहाँ से कुछ नहीं किया तो मैं पटरी में गर्दन दे के जान दे दूँगा, लेकिन मैं बिना सफल हुए जो है लौट के अपने गांव नहीं जाऊँगा, अपने परिवार को मुंह नहीं दिखाऊँगा। वो बोले कि ट्रेन में सामान आप बेच सकते हो क्या? बोले कि दुनिया का कोई भी ईमानदारी का काम मैं कर सकता हूँ, जिस काम में कोई बेईमानी नहीं हो, धोखाधड़ी नहीं हो, ईमानदारी का और मेहनत का काम है, मैं उसको। उन्होंने मुझे अपने पास से सामान दिया, हमारे ऊपर पर दया आ गई। वो पहले मुझे लेके गए, खाना भर पेट खिलाए और जो है अपना सामान दिए, बेचने का तरीका समझाए और समझाने के बाद मैं बेचने लगा। और बेचते बेचते मैं इतना अपने काम में मग्न हो गया कि मेरी आँख जब खुलती थी तो मैं ट्रेन में होता था और जब आंख लगती थी तो ही मैं ट्रेन से उतरता था। वो दिन का 500-600 रुपये कमाते थे और मेरे वर्किंग आवर बढ़ जाने के कारण मैं दिन का 1200-1500 रुपये कमा रहा था। मेरा लौट चुका था। अब मुझे लगने लगा था कि मैं यहाँ से ज़रूर कुछ अच्छा कर जाऊँगा। उसी सामान बेचने के दरमियान में मैं बताना चाहूँगा कि मुझे आईएमसी कैसे मिला। उसी सामान बेचने के क्रम में कहीं से एक देवदूत, जिनको मैं आज भी भगवान समझता हूँ, भगवान से वो कम नहीं है, मिस्टर वेद प्रकाश ओझा। मैं चाहूँगा उनके लिए एक दिल से आप लोग उनको धन्यवाद दीजिए ताकि उनका और विकास हो, उनकी और आयु बढ़े, उनका जो है जीवन सफल हो जाए और सफल हो जाए। उन्होंने मुझे मेरे सामान बेचने के तरीकों को देख करके वो काफ़ी प्रभावित हुए और मुझे याद है कि मैं सुबह 11 बजे के आसपास ट्रेन में उनसे हमारी मुलाकात हुई थी और शाम को 4 बजे तक मैंने जितना डब्बा चेंज किया उतना डब्बा उन्होंने भी चेंज किया और शाम को 4 बजे वो मुझसे पीठ पर हाथ दिए, बोले कि आप बहुत अच्छा मार्केटिंग करते हैं और आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मुझे हंसी भी आ गई और अफसोस भी था कि
रुमाल और सॉक्स बेचने वाला जीवन में क्या बहुत अच्छा काम कर सकेगा, क्योंकि मैं अपने काम से संतुष्ट नहीं था। पैसा कमा रहा था, क्योंकि ज़िंदगी अगर मिली है तो जीने के लिए कुछ कमाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं अपने काम से संतुष्ट नहीं था। इसलिए संतुष्ट नहीं था कि लोग जो है, एक, चूँकि ट्रेन में सामान बेचना एक इलीगल बिजनेस है और लोग उसको अच्छे निगाह से नहीं देखते हैं। कोई भी पुलिस वाला आके गाली गलौज कर देता था, कभी केस बना देता था, कमर में रस्से लगा करके जेल में डाल देता था। तो मैं उस काम से संतुष्ट नहीं था, लेकिन इनकम आ रही थी और कोई ऑप्शन नहीं, मैं विवश होकर के उस काम को करता था। लेकिन हाँ, मैं अपने काम को कभी छोटा नहीं समझा। मैं अपने काम को बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से, लगन से करता था। वो मुझे बोले कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। उन्होंने मेरा नाम पूछा और बोले कि आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरी बातों को समझो, चल के आपका जीवन बदल जाएगा। मुझे मुंबई में बहुत सारे लोग मिले थे, बताते थे कि ये मीटिंग में चलो, वो मीटिंग में चलो। का नहीं सुना। होता क्या है सर, जीवन में कुछ अच्छा अगर होना होता है तो लोग किसी का सुन लेता है, किसी के बात को मान लेता है। शायद मेरी दुख के दिन जाने वाली थी और खुशहाली का ज़िंदगी आने वाला था। मैंने उस दिन उनकी बात को सुना। मेरा सामान सारा बिक चुका था, मैं थका हुआ था और वो मुझे लेके गए एक छोटा सा रेस्टोरेंट में। डोंबिवली प्लेटफॉर्म के ईस्ट में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ बैठा के चाय पिलाए और उन्होंने पूरे सिस्टम को बताना चालू किया, प्रोडक्ट के बारे में बताना चालू किया, प्लान के बारे में। हम बोले सर प्रोडक्ट को बाद में आप बताइएगा, पहले आप मुझे बताओ सर पैसा कैसे आएगा। क्योंकि मुझे खूब पता है कि पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दास, बाकी सब बकवास। मेरा फर्स्ट लक्ष्य क्या था? पैसा कमाना। तो मैंने बोला कि सर आप मुझे पैसा समझा दो, अगर मुझे पैसा समझ में आ जाएगा तो मैं प्लान भी समझ लूँगा, प्रोडक्ट भी समझ लूँगा। उन्होंने मुझे पूरा बिजनेस प्लान बताया। प्लान बताने के बाद मुझे कुछ बातें अच्छी लगी, क्योंकि मेरी काफ़ी अच्छी एज हो चुकी थी। मैं बहुत सारा शहर भटका था, बहुत सारे लोगों से मिला था, जीवन का तजुर्बा, अनुभव था। मुझे आईएमसी बिजनेस में सबसे अच्छा बात ये लगा कि इसमें ज्वाइनिंग के नाम पर 1 रुपया नहीं लगता, यानी कि आपको पैसा नहीं लगाना है। मैंने किसी से सुना था, क्योंकि ट्रेन में जब सामान बेचता था तो बहुत सारे नेटवर्कर टकराते थे इसमें इतना ज्वाइनिंग अमाउंट है, इसमें इतना ज्वाइनिंग अमाउंट है। मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया था। तो मुझे समझ में था कि नेटवर्किंग बिजनेस टोपी पहनाने का काम है, इसमें होता कुछ नहीं है, आता कुछ नहीं है, लोग दूसरे को गुमराह करके फंसाते हैं। मेरा फीलिंग नेटवर्क के बिजनेस प्रति यही था। लेकिन जब मैंने पूरा प्लान समझा तो मुझे अच्छी बात क्या लगी कि किसी से 1 रुपया लेना नहीं है। तो जब यहाँ पर लगाने के लिए कुछ नहीं है तो खोने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरा फेस वैल्यू कहीं ख़राब नहीं होगा, मुझे कहीं हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। और अच्छी बात लगी। मैंने बोला सर जब कुछ लगाना नहीं, मेरी ज्वाइनिंग आप लगा दो। बोले कि ठीक है, पहले प्रोडक्ट समझ लीजिए। तो वो प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए और मैं पूरे प्रोडक्ट को पूरे ध्यानपूर्वक समझा, चूँकि मुझे प्लान समझ में आ चुका था और मैं डिसीजन ले लिया था कि मुझे आईएमसी करना है। सर प्रोडक्ट भी मुझे आप समझाओ। मैंने सारे प्रोडक्ट को समझा, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को समझा। मेरी आंखों में चमक आ गई कि जब मैं रुमाल सॉक्स दिन का घूम के बेच सकता हूँ तो ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये ज़िंदगी को सुधारने और संवारने का काम कर रहा है, अपनी इंडियन कंपनी है, तो इसको मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मुझे आत्मविश्वास अंदर से आ गया। और सच पूछिए तो मुंबई शहर में रह करके मैं बहुत दुखी था, क्योंकि मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरा गांव समाज हमसे 2000 किलोमीटर दूर था। मैं मुंबई रहना नहीं चाहता था। वेद प्रकाश सर मुझे प्लान दिए और उनको कहीं जाना था, वो चले गए। लेकिन वो एक प्रोडक्ट कैटलॉग मुझे दे के चले गए और जिस कागज़ पर वो प्लान दिए थे, वो कागज़ के टुकड़े को प्लान देने के बाद फेंक दिए। मैं नीचे झुक करके उस कागज़ के टुकड़े को संभाला और उसको अपने जेब में रखा और उस कागज़ के टुकड़े को मैंने बहुत बार स्टडी किया। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, प्रॉपर नॉलेज का आप कहीं से कुछ नहीं कर सकते। और एक चीज़ जान लीजिए सर
कि जीवन में अगर आपको बहुत कामयाब होना है तो बैसाखी के सहारे से रेस नहीं जीता जा सकता। आपको खुद काम को सीखना पड़ेगा, खुद काम को करना पड़ेगा और दुनिया का कोई भी काम लगन से लगे रहने के बाद ही सफलता मिलती है। मैंने उस कागज़ को संभाला, बहुत बार स्टडी किया और मुझे काम मिल चुका था। घर से दूर रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बिहार लौट के आ गया और बिहार में आने के बाद मैं अंदर से बहुत उत्साहित था कि मुझे बहुत ही अच्छा काम मिल गया है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का काम मिल गया है और मैं इस काम को करके अपने सारे सपने पूरा कर सकता हूँ। और जैसा कि वेद सर ने बताया था कि मनोज जी, इस काम को मैं पिछले 4-5 महीने से कर रहा हूँ, मेरा 19,000 का पे आउट है। एक दूसरे उनके अपलाइन शर्मा जी, उनके पेमेंट के बारे में बताए, उनके अपलाइन अजय मान सर, उनके अपलाइन धर्मेंद्र चौधरी सर, ऐसे 4-5 अपलाइन के बारे में उन्होंने बताया। ये सारे लोग कुछ भी नहीं थे, आपसे भी ज़्यादा गरीब थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे। आप तो कम से कम लॉ ग्रेजुएट हो, ठीक है, आप ट्रेन में सामान बेच रहे हो, आपके पास में पूंजी नहीं है, वैसा कोई आपको रास्ता नहीं बताने वाला मिला है। लेकिन ये सारे लोग जो ऊपर के लोग हैं, इनके पास में एजुकेशन भी नहीं है और ये लोग आज महीने का 1-2 लाख रुपया कमा रहे हैं। आप भी कमा सकते हो। मेरे अंदर उन्होंने एक ड्रीम जगा दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ बेद सर का कि आज बेद सर अगर मुझे सुन रहे होंगे, मैं दिल से उनका नमन करता हूँ। और एक जीवन में कोई न कोई एक मसीहा आपको आता है, आपको दिखाता है, आपको जगाता है और आपको उत्साहित करता है। उस मसीहा को आप पहचानो। जीवन में कभी भी बड़ा आप हो जाना तो अपने उस मसीहा को मत भूलना। आज हमारी बेद सर से महीनों महीनों मुलाकात नहीं होती है, बात भी बहुत कम हो पाती है। मैं कॉल भी उठाता हूँ, वो बिजी इतना रहते हैं कि मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं करते हैं। फिर भी मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और रात दुगना दिन चौगुना वो उन्नति करें। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, एक गरीब इंसान को एक मुकाम दिलवा दिया। दोस्तों, जिस ढंग से मैं अपना हूँ, आप भी अपने अपलाइन को कभी मत भूलना। आज मेरी टीम में एक संजय साहू हैं। सर पेपर बेचने का काम करते थे। मेरा उनसे कोई पहचान नहीं था। किसी के माध्यम से किसी को प्लान देने के लिए मैं रांची गया था और उनसे हमारी मुलाकात हुई। आज सर मेरी इनकम तो 8 से 9 लाख है, उनकी इनकम 15-16 लाख है। 99% आदमी क्या होता है कि जब अपलाइन से अगर ज़्यादा इनकम आने लगता है तो आदमी सोचता है कि हम चतुर हैं और हमारे सामने अपलाइन कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं संजय जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज उनका इतना बड़ा सक्सेस है, इंडिया टॉप पे आउट पर वो हैं। लेकिन इसके बाद भी दिन भर में 2 से 4 बार उनका कॉल आता है। अगर उनके कॉल आने में विलम्ब हुआ तो मेरा दिन से 2 से 4 बार कॉल जाता है। वो भी मुझे आज तक नहीं भूले हैं और मैं भी उनको आज तक नहीं भूला हूँ सर। तो जीवन में सर अगर आपको अपने अपलाइन से बड़ा इनकम भी आने लगे तो सर आप अपने अपलाइन को इग्नोर मत करना। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, एक रास्ता दिखाने वाला आदमी जब आपके जीवन में आए तभी तो आप बड़ा बने। तो फिर जब आप बड़ा बन गए तो सर उस अपलाइन को क्यों आप भूल जाते हैं, क्यों सम्मान देना छोड़ देते हैं? क्योंकि ये दिल से जुड़ा हुआ बिजनेस है। आप लोगों से प्यार कीजिए, लोगों को सम्मान दीजिए, लोगों की कामयाबी के लिए काम कीजिए, लोगों को कामयाब कीजिए। लोग सर आपको अपने आप कामयाब कर देंगे। तो सर सम्मान देना मत छोड़िए। और सम्मान देने में कहाँ धन लगता है, सिर्फ 2 मीठा बोल ही तो लगता है। मीठा बोल बड़ी अनमोल। और जिसने इस मीठे बोल का भाव समझ लिया ना सर, जीवन में कभी गरीब नहीं रह सकता। सर मैं बिहार आ गया। बिहार में आने के बाद मैं आईएमसी की शुरुआत जब करने के लिए निकला तो पता चला बिहार में एक का कोई मीटिंग सेमिनार नहीं होता है। यहाँ पर कोई अचीवर नहीं है। यहाँ पर कंपनी का कोई सेमिनार नहीं होता है। मेरे पास में बिजनेस को ना करने का बहुत बड़ा कारण था कि मैं बिजनेस को कैसे करूं। लेकिन नहीं, मैंने डिसीजन लिया कि अगर यहाँ पर कोई स्टोर नहीं है तो मैं स्टोर खुलवाऊंगा।
यहाँ आईएमसी में कोई अचीवर नहीं है तो मैं अचीवर बनूंगा। यहाँ पर कंपनी का कोई बड़ा मीटिंग सेमिनार नहीं होता है तो मैं सेमिनार करवाऊंगा। और एक आशा विश्वास के साथ सर मैं स्टोर शुरू करवाने के लिए बहुत मुश्किल से एक पर्सन मिले बेगूसराय में, मिस्टर राजकुमार जी। मैंने उनको पैर पकड़ के 60,000 का उनका दुकान खुलवाया। दुकान खुली, सामान आ गया, लोग आने लगे, प्लान समझने लगे। देखते देखते कब वो डीडी ले लिए और कब वो सीएनएफ ले लिए पता ही नहीं चला। आज मुझे गर्व है और फख्र है कि पूरे हिंदुस्तान में आईएमसी का पहला सीएनएफ मेरे टीम में खुला। इस बात का मुझे बहुत गुरूर है, अभिमान है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया और आज उनको वो डिसीजन में खुशी हो रही है। आज राजकुमार सर बहुत सेटल हैं और उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है और उनके माध्यम से हम सारे लोगों का जीवन बदल गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इतना बड़ा सिस्टम के रचयिता। मैं प्रणाम करता हूँ दिल से अशोक भाटिया सर को, सत्यम भाटिया सर को, कि आज ऊपर वाले ने उनको ये सद्बुद्धि नहीं देती। आज हजारों लाखों नौजुवक का जीवन बदल गया है। लोगों के घर में अच्छे अच्छे घर बन गए हैं, लोगों के पास में अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ गई, सपना पूरा हो रहा है। भगवान उनको भी दीर्घायु करे, उनको भी स्वस्थ रखे और उनको भी ये प्रेरणा दे हम लोग इंडिया नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 बने और आईएमसी पूरे वर्ल्ड में छा जाए। मैंने इस ढंग से शुरुआत किया दोस्त। रास्ते में दिक्कतें मुझे भी बहुत आई। क्या लगता है सर मुझे लोगों ने नानी बोला होगा? बोला होगा। क्या लगता है सर ऐसे आसानी से मैं सीपी बन गया? नहीं, मैंने बहुत संघर्ष किया। मेरे पास में पैसे नहीं थे और काम मेरा था, करना मुझे ही था। मेरे पास में पैसे नहीं थे। मैंने अपनी वाइफ से बात किया और उनकी ज्वेलरी को लेकर के मैंने सेल किया। उससे उस पैसे से मैंने फिल करने की शुरुआत किया। मैं 2 महीना 3 महीना 20 दिन 25 दिन घर से दूर रहता था। कितना रात मैंने प्लेटफॉर्म पर बिताया, कितना रात मैंने मैंने ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में बाथरूम के पास में प्लास्टिक बिछा कर सफ़र किया, इस शहर से उस शहर, इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर। और एक चीज़ जान लीजिए सर, ये एक ऐसा बिजनेस है, इसमें आपके अपने लोग आपको साथ कभी नहीं देंगे। आज मेरी टीम लगभग 17 स्टेट में है। आज ये 17 स्टेट में जो मैंने टीम बनाया, ये टीम जो है ऐसे नहीं बना, वहाँ पर रह करके उनके साथ में फील करके उनके दुख तकलीफ में भी मैं अपना एडजस्टमेंट करके उनके साथ में काम किया। और आज मेरी टीम में बहुत सारे लोग अचीवर हैं। आज संजय साहू जी रांची के क्राउन प्रेसिडेंट हैं। आज दिलीप नांदगाई जी नागपुर में हैं। मेरे लिए वो अजनबी पर्सन थे, हमारी उनकी कोई जान पहचान नहीं थी। एक अजनबी पर्सन को मैंने इस बिजनेस में लाया और आज वहाँ पर एम्बेसडर हैं। आज वेस्ट बंगाल में विकास महतो जी मेरे लिए अजनबी पर्सन थे, आज वो भी चेयरमैन है। आज मेरी टीम में मुंबई के विक्रमाजीत सरोज जी मेरे लिए अजनबी पर्सन थे। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, चूँकि मैं ट्रेन में जब धंधा करता था तो मेरा रिप्यूटेशन समाज में, गांव में, रिलेशन में, परिवार में तो था नहीं और मुझे आईएमसी करना था और मैंने ठान लिया था कि मुझे आईएमसी में कामयाब होना है। तो एक चीज़ जान लीजिए, जब आदमी की प्रबल इच्छा हो तो कोई भी चीज़ उसके लिए रुकावट नहीं होता है। मैं अजनबी के साथ में ही काम करके अपनी टीम को खड़ा किया और दोस्तों आप लोगों के सहयोग से आज 7 लाख लोगों का नेटवर्क मेरा पूरे भारत में है। आज 60 महीना मुझे इस सिस्टम में हो गया दोस्त। आज 60 महीने के दरमियान लगभग 60 रुपये मैं इस सिस्टम से कमा चुका हूँ। आज दोस्त एक साइकिल से मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत किया था और आज मेरे पास में BMW है, फॉर्च्यूनर है, नेक्सॉन है, 5 कार हैं मेरे पास। रहने के लिए दोस्त मेरे पास में घर नहीं था। एक करकट का पतरे का एक रूम था जिसमें दरवाज़ा और खिड़की भी लगा हुआ नहीं था। मैं आपको बताऊंगा तो आपको बिलीव नहीं होगा। मेरी वाइफ खाना बना करके और जब खाना को
कढ़ैया में रख करके थाली से झाँप देती थी और कुत्ता आकर के थाली को उलट करके रोटी लेकर के निकल जाता था। वो भी मैंने दिन देखा। आज वो रूम है, लेकिन उसके बगल में करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनी हुई है। आज मुझे कितनी खुशी होती है कि आज मुझे तो अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज मेरे बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। और मैंने सपना देखा है कि मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा। वो जो पढ़ना चाहेगा, जहाँ पढ़ना चाहिए, विश्व के जिस देश में पढ़ना चाहेगा, मैं विश्व के उस देश में उसको पढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरा सपना ही है अपने बच्चे को बहुत अच्छा एजुकेशन दिलाना, और मेरा मकसद एजुकेशन दिलाना है। मेरा मकसद नौकरी करवाना नहीं है। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, आप छोटे स्कूल में पढ़िए, बड़े स्कूल में पढ़िए, आपका मकसद अगर नौकरी करना है तो या छोटा या बड़ा नौकर बन के ही रह जाइएगा। इसलिए मैं अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाना चाहता हूँ, लेकिन उसको आईएमसी बिजनेस ही करना है। और आज मैंने एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया है कि आज ये बिजनेस में मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन जब मैं इस बिजनेस में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं रिटायर के एज में आ जाऊंगा, जब मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, मैं बेड रेस्ट में चला जाऊंगा, तो सर ये मेरा बिजनेस मेरी वाइफ मेरे बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये वो बिजनेस है ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। सर, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे स्कूल में, कॉलेज में, आपके भी बच्चे को आपने अच्छा से पढ़ाया होगा, और आपके भी बच्चे पढ़ने के बाद नौकरी के लिए फॉर्म पर साइन करेंगे। मेरे भी बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन वो नौकरी के फॉर्म के लिए इस पर साइन नहीं करेंगे सर, क्योंकि उनको नौकरी नहीं करना है, नौकर नहीं बनना है। मेरी बात कुछ लोगों को बुरी भी लगती होगी, मुझे आप क्षमा करेंगे सर, लेकिन नौकरी करके आप अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कर सकते हैं। अपने सपनों की पूर्ति करना है सर, तो आपको व्यापार ही करना पड़ेगा। दोस्त, नौकरी नहीं करना पड़ेगा सर। दोस्तों, इस ढंग से मेरा सफ़र चल रहा था। आज आईएमसी ने वो खुशियाँ दी। देखता हूँ कि मैंने आईएमसी में क्या पाया, तो मुझे खुशी होती है कि मैं जिस शहर में रहता हूँ, मैं बड़े स्वाभिमान से बोलता हूँ कि इस शहर में अमीर तो बहुत लोग हैं, लेकिन रईस अकेला मनोज सिंह है। क्योंकि बहुत अमीर लोग के पास कहाँ BMW है, मनोज सिंह के पास में BMW है, मनोज सिंह के पास में फॉर्चूनर है। आज बैंक का प्रीमियर कस्टमर मैं हूँ। लोन अगर गाड़ी लेने की बात होती है और बैंक वाले को पता चल जाती है कि मनोज बाबू को गाड़ी चाहिए, तो बैंक वाले मेरे घर पर आकर के डॉक्यूमेंटेशन पूरा करते हैं कि सर आपने कौन सी गाड़ी लेनी है। और वो जब गाड़ी दे के जाते हैं तो बोलते हैं सर नेक्स्ट गाड़ी का क्या प्लानिंग है आपका। ये पावर आप मुझे आईएमसी से मिला है सर। तो सर, आप लोग के भी बीवी हैं, बच्चे हैं, सपने हैं। आपको भी, क्योंकि जीवन में गरीब हो या अमीर हो, हर इंसान जीवन में कामयाब होना चाहता है। जीवन में हर इंसान अमीर बनना चाहता है, खुशहाल बनना चाहता है। अमीर के पास में अमीर बनने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनने का एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग। मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप मुझे ज़रूर आप धन्यवाद देना दोस्तों। इस लेकिन हाँ, आईएमसी में कामयाब होने के लिए आपको कुछ टिप्स को समझना पड़ेगा। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि एक बिल्डर थे और उनके पास में एक नौजवान 20 साल का लड़का कहीं से भूखा प्यासा आया और आ करके उनके यहाँ काम करने लगा। बाद में उस बिल्डर को जानकारी मिली कि माता पिता दोनों गुजर चुके हैं और ये बिल्कुल अनाथ है। तो बिल्डर अपने पास में ही उसको रख लिया और धीरे धीरे वहाँ पर मजदूरी करने लगा। मजदूरी करने के बाद वहाँ पर वो मिस्त्री का काम सीख लिया, ईंटा जोड़ने का काम सीख लिया, घर बनाने लगा और बिल्डर का बहुत ही प्रिय बन गया। समय बीतता गया, मिस्त्री हो चुका था और उसके काम करने से बिल्डर को बहुत मुनाफा हो रहा था।
वो उसके पूरे साइट को संभाल रहा था और साथ में मिस्त्री का भी काम करता था। जमाना बीतता गया, बिल्डर भी बूढ़े हो गए, अगला लड़का भी जो 20 साल का लड़का था आज 50 साल के एज में पहुंच चुका था। काम करते 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 अब वो थक सा गया था, काम करने से उसका दिल उचट गया था और एक दिन बिल्डर मालिक के पास में जा कर के हाथ जोड़ के कहा कि मालिक, मैंने बहुत सेवा आपका किया है, अब मेरी काम करने की इच्छा नहीं होती है, अब मुझे आप इस काम से मुक्ति दे दो और जो है अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा। बिल्डर की आंखों में आंसू आ गई और बोला, कोई बेटा तुम चले जाना, लेकिन मेरा एक कहना मानो, तुम लास्ट एक घर बना दो, उसके बाद तुम चला जाना। क्योंकि रिलेशन इतने पुराने थे कि बिल्डर का बात को वो टाल नहीं सका और बेमन से उसने एक मकान बनाया। मकान जब कंप्लीट हुआ, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल ढंग से मकान बनाया, उसका इच्छा नहीं कर रहा था, उसने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाया और मकान बन गया। और जब मकान बन गया तो वो बिल्डर के पास में आया, बोला कि सेठ जी, आपके कहे अनुसार मैंने घर बना दिया है, अब मुझे इजाज़त दीजिए। हो गया तो कहीं भी चला जाऊंगा सर। वो बिल्डर साहब उसको बोले और पीठ थपथपाए, बोले बेटा तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो लास्ट घर तुमने बनाया है ना, ये लास्ट घर तुम्हारे लिए मैंने बनवाया, लेकिन मैं उस समय तुमको बताया नहीं था, तुमको मैं एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता था। इतना सुनने के बाद वो मिस्त्री सोच में डूब गया और बहुत गमगीन हो गया। बोला कि मैंने इतना हजारों घर बनाया, इतना बनाया, लेकिन जो घर मुझे मिलने वाला था ये मैं जानता नहीं था, और इस घर में मैंने बहुत ही नॉर्मल ढंग से काम किया, मैंने तो इसको कुछ अच्छे ढंग से बनाया ही नहीं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, अब अफसोस करके भी क्या होता था, मकान बन चुका था, उस मकान की चाबी उसके हाथ में आ चुकी थी, अब तो उसको वहाँ रहना ही था, उस घर में रहने लगा। तो दोस्त, जीवन में कभी आप कोई भी ऐसा काम मत करना कि आपको उस काम को करने के बाद अफसोस हो। सपोज आप आईएमसी कर रहे हो, आपके साथ में बहुत सारे लोग आईएमसी ज्वाइन किए होंगे, उसमें से कोई आदमी अचीवर बन गया और जब आप उसको देखते हैं वो स्टेज पर आता है और आकर के हजारों के भीड़ में अपने सक्सेस को सुनाता है और आप वहाँ पर बैठ करके ताली बजाते हो, आपको ज़रूर अफसोस आता होगा, काश मैं भी आईएमसी को सीरियसली कर लिया होता तो आज मैं भी अचीवर होता और आज मुझे भी सम्मान में स्टेज मिला होता। काम तो सब देखिए, तुलसी मेरे लिए भी है, तुलसी आपके लिए भी है, प्लान आपके लिए भी है, प्लान मेरे लिए भी है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, जब आप कामयाब होते हैं तो आपको बहुत सम्मान मिलता है, आप मेंटोर कहलाते हैं। तो दोस्त, आईएमसी को अपना समझ करके शुरुआत कीजिए, ये आपका बिजनेस है, इससे आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपके बच्चे के सपने पूरे होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो दोस्त, आईएमसी को हल्के से मत लीजिएगा, ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। जब सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है तो सर आपकी क्यों नहीं बदलेगी। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, सक्सेस हमेशा दर्द के कोख से पैदा लेता है। अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको काम तो करना पड़ेगा, और जिस नेचर का जो काम होता है उस नेचर के काम को करके ही आपको कामयाबी मिलेगी। तो आपको काम करना पड़ेगा, और काम को करने के पहले आपको काम को सीखना पड़ेगा, काम को समझना पड़ेगा। क्योंकि करत करत अभ्यास ते जरमत हो सुजान, रसरी आबद जात ते सिल पर परत निशान। एक बारंबार घिसने से एक कठोर पत्थर पर भी एक मुलायम रस्सी अगर अपना निशान छोड़ सकती है, तो क्या बारंबार प्रयास करके आप जो है कामयाब नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं सर। तो सर, और काम को बहुत मजबूती के साथ कीजिए। आईएमसी करना दुनिया का सबसे आसान काम है। बस लोगों से प्यार करने की शुरुआत कीजिए, लोगों को सम्मान देने की शुरुआत कर दीजिए, लोगों की कामयाबी के लिए काम करने लगिए, लोग आपको अपने आप कामयाब कर देंगे। इसमें कुछ ऐसा समझने वाली बात नहीं है। कामयाब होने के लिए बहुत नॉलेजवान होने की कोई आवश्यकता नहीं है सर, बस निरंतर प्रयास करते रहिए। ये लोगों का बिजनेस है।
आपके साथ में बहुत सारे लोग आएंगे, लेडीज आएंगे, जेंट्स आएंगे, बड़े आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, हिंदू आएंगे, मुसलमान आएंगे, सब लोग आएंगे। हम लोग सब किसी जात धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं। आप भी जात धर्म में विश्वास मत रखिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म होता है। दोस्तों, बहुत सारी महिला आएंगे। आप इस बिजनेस में कामयाब बनने के लिए आप चरित्रवान बनिए, क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, बट करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। जीवन में जिस इंसान के पास में आचरण चरित्र नहीं है, वो जीवन में बहुत बड़ा नहीं बन सकता है, और गलती से वो बड़ा बन भी गया तो आज न कल तो उसका पतन होने ही वाला है। तो आप चरित्रवान बनिए। दोस्तों, आईएमसी में कामयाब होने के लिए आपको अपने परिवार को के लोगों को ट्रांसपेरेंट रहिए। आप सहयोग लीजिए अपने भाई से, अपने बच्चे से, अपने माता पिता से, क्योंकि ये फैमिलियर बिजनेस है सर। आज मुझे बताते हुए फ़ख्र हो रही है कि आज जो मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है, इसमें मेरी वाइफ का 90% योगदान है कामयाब होने के लिए। हम अक्सर आईएमसी करते हैं और अपने परिवार को ही जानकारी नहीं देते हैं। आप अपने फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बेटर हाफ में लीजिए, और दुनिया को कन्विंस आप बाद में कीजिएगा, पहले कन्विंस आप अपनी वाइफ को कीजिए, क्योंकि इनसे उनकी खुशी उनके पास में जीवन में आने वाली है। तो मैं अपनी वाइफ को बुलाता हूँ, वो भी 2 बातें शेयर करेंगे और उनसे भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिलेगा। तो मेरी वाइफ मिस राधिका सिंह, इनके लिए एक तालियां सर। आइए, यहाँ देखिए। गुड एमसी आदरणीय अशोक भाटी, आपको मेरा प्रणाम। सभी लीडर को मेरा प्रणाम। हम लोग तो यहाँ तक आए हैं। इस लॉकडाउन में एक साथ बैठने का मौका मिला और महसूस करने का भी मौका मिला। आज हम लोग महसूस करते हैं कि कैसे हम लोग वहाँ से यहाँ तक आ गए। ये खुशी के माहौल में गम को भूलते जा रहे थे, लेकिन आज दोनों पल को रखते हैं साथ में तो महसूस होता है कि भगवान कहाँ बैठे थे हमारे लिए, कौन सा कर्म अच्छा किए थे जो भगवान ये दिन हमको दिखा दिए। वो समय हम भूले नहीं हैं जिस समय मेरा बच्चा 5 साल का था, और मेरा बच्चा जब पढ़ने के लिए बैठता था तो ट्यूशन टीचर को हम दिन में बुलाते थे, रात में नहीं, क्योंकि हमारे दिया में तेल नहीं रहता था, मेरे घर में लाइट नहीं रहती थी, और खाना बनाते थे दिया में, और दिया को बुझा के बच्चा को लेके सवेरे सो जाते थे, क्योंकि घर में ये भी नहीं रहते थे। आज इतना लाइट घर में है कि सुबह उठ के बुझाने में आसकत लगता है, ताकि काहे को इतना लाइट लगाए। तो दिल से हमेशा अशोक भाटिया जी, सत्येंद्र भाटिया जी, भगवान को तो कोई नहीं दिखा है, लेकिन आप दोनों के रूप में भगवान जरूर हैं जो हम लोग को नज़र आए हैं। बहुत सारा लोग फॉर्म भरता है, फिर भी नौकरी नहीं होता है उसको, 100 में 1 चुना जाता है। ये तो एक ऐसा वैकेंसी है जिसको लोग फॉर्म भरे और नौकरी में ज्वाइन करे और मेहनत करे और पैसा ही पैसा है। सच बताऊं तो अपने बच्चे का लाइफ भी इसमें दिखता है हमें। कुछ देर के लिए निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरा बच्चा कुछ करे अथवा ना करे, आईएमसी है ना, कुछ हो चाहे नहीं हो, आईएमसी तो है ना, वो हमारे बच्चे को रखेगा। मेरा बच्चा बहुत खुश रहेगा आईएमसी में, पूरा विश्वास है हमें। इसलिए एक माँ बाप वो होते हैं जो कर्म देते हैं। हमारे माँ बाप तो अशोक भाटिया जी और सत्येंद्र भाटिया जी हैं। इसलिए आप सभी महिलाओं से मैं एक और विनती करना चाहूँगी कि अपने हस्बैंड को कभी मत रोकना, हमेशा उनको प्रोत्साहित करना, हमेशा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जेंट्स की ज़रूरत घर में क्या होती है, लेकिन ज़रूरत का कोई अंत नहीं होता है।
आप अपने घर की लीडर खुद बनो, सभी समस्या का समाधान खुद निकालो और इनको बाहर की समस्या का समाधान निकालने दो। एक वक्त ऐसा आएगा कि सारा समस्या का समाधान खुद निकल जाएगा और बहुत हैप्पी से आप अपने घर में रहोगी। आपकी बच्चों की खुशियाँ उसी में हैं। इसीलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी उनको रोकना मत, उनको हमेशा प्रेरित करते रहना। बस यही आप लोग से कहना है। गुड एमसी। दोबारा से गुड टाइम से मेरी बेटर हाफ से मिलने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? ये होता है सर समर्पण। जीवन में कामयाब बनने के लिए समर्थन और समर्पण दोनों की आवश्यकता होती है। आज मेरी वाइफ पूर्ण रूप से समर्पित है मेरे लिए, इस कंपनी के लिए, इस सिस्टम के लिए। दोस्तों, मेरा सोच है मेरी टीम में। आज मैं क्रॉस टीम के लोगों से भी बहुत प्यार करता हूँ। जो मेरी नॉलेज है मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, क्योंकि एक आईएमसी एक ऐसा सिस्टम है, क्रॉस लाइन के भी काम का रॉयल्टी मिलता है। यहाँ पर क्रॉस टीम कहाँ है सर? सारे अपने टीम हैं। और अपनी सोच को ब्रॉड कीजिए सर। आप कुआं का मेढक मत बनो, आप समुद्र का व्हेल बनो। बड़ा सोचो, लोगों के लिए सोचो, अपने लिए कभी मत सोचो सर। मैंने सोचा है कि जब मेरी सांस निकले, मैं जब इस दुनिया से विदा हूँ, पूरे भारत में लाखों लोगों के आंखों से आंसू आ जाए कि मनोज कुमार सिंह एक ऐसा पर्सन था कि आज भी इस दुनिया में नहीं रहा, कि हजारों लाखों लोगों का एक मेंटोर बना, हजारों लाखों लोगों को अपने कामयाबी से प्रेरणा देकर के उसको कामयाब बनने के लिए मददगार हुआ। देखिए, काम तो दोस्त आपको खुद ही करना पड़ेगा। हम तो सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं, अपनी अचीवमेंट सुना सकते हैं। दोस्त, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए। आज मैं अपनी वाइफ को बोल चुका हूँ, एक लीडर का जीवन खुद के लिए नहीं होता है। आज मेरा पूरा भारत इंतजार कर रहा है। बहुत सारे, मेरा तो पक्का का घर बन गया, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी कच्चे के मकान में रह रहे हैं। मेरे पास तो 4 व्हीलर आ चुकी है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो साइकिल से चल रहे हैं। मेरे पास में तो बैंक बैलेंस हो चुका है, लेकिन आज बहुत सारे लोगों का खाता भी नहीं खुला हुआ है। मुझे लोगों के लिए काम करना है, एकदम समर्पित भाव हो जाना है। आज भी मुझे अगर किसी का कॉल आ जाता है, इस लॉकडाउन में मैंने काफ़ी लोगों का मदद किया। फ़ोन आता था, सर बहुत परेशान है सर, खाने के लिए पैसे नहीं बचे हुए हैं। मैं कहता था, दोस्त अकाउंट नंबर भेजिए, और मैं तुरंत 2000 5000 जैसा मेरा बन पड़ा उसको मैंने मदद किया। और एक चीज़ जान लीजिए, खाली हाथ हम भी आए हैं, खाली हाथ आप भी आए हो। मैं भी खाली हाथ जाऊंगा, आप भी खाली हाथ जाओगे। छोड़ देने के बाद भी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी याद करते हैं। तो दोस्त, कामयाब बनिए। मैं एक बात और आपको शेयर करना चाहूँगा। आज किसी के बच्चा बहुत मेधावी हो पढ़ने में, और उसके पिताजी की आर्थिक स्थिति खराब हो, और बच्चा इतना ब्रिलियंट है कि वो यूपीएससी की तैयारी करने की काबिलियत रखता है, माँ बाप अपने दुख तकलीफ को बच्चे से शेयर नहीं करेंगे और बोलेंगे, बेटा तुम पढ़ो, जो होगा हम कहीं से भी मैनेज करेंगे। और वो घर के प्रॉब्लम्स को माता पिता बच्चे तक नहीं पहुंचने देते हैं, ताकि बच्चे को अगर प्रॉब्लम पता चलेगा तो बच्चा का पढ़ाई से ध्यान भटक जाएगा। बच्चा पढ़ने लगा, कोचिंग करने के लिए दिल्ली चला गया। माँ भी मजदूरी करके कमाते, पिताजी भी मजदूरी करने लगे, पैसा नहीं पूरा तो जो भी माँ के पास में ज्वेलरी था उसको बेच दिए, जो ज़मीन था उसको भी गिरवी रख लिए, इससे भी नहीं पूरा ज़मीन को बेच दिए, समाज रिश्तेदार से कर्जा भी मांग लिए। लेकिन अब बच्चे को डीएम यूपीएससी कॉम्पीट करने के लिए सब स्ट्रगल किए। पता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि एक डीएम के रुतबा को माँ बाप जानते हैं, इसके लिए उन्होंने इतना स्ट्रगल किया। सर, आईएमसी के करंट प्रेसिडेंट में डीएम से कम रुतबा है क्या? क्या सर इसके लिए आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे? क्या आपके बच्चे अगर आईएमसी कर रहे हैं तो क्या माता पिता का फर्ज नहीं होता है कि हाँ भाई, बच्चा आईएमसी कर रहा है, कल को क्राउन प्रेसिडेंट बनेगा, अपने सारे सपने को पूरा करेगा, समाज में मेरा नाम बढ़ेगा, क्या उसके लिए आप उसको मदद नहीं करेंगे? मदद कीजिए सर। आईएमसी बहुत बड़ा बिजनेस है, ये दुआ का बिजनेस है। आज ये सिस्टम वो सिस्टम है कि बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके स्वस्थ हो चुके हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आईएमसी करके खुशहाल हो चुके हैं। ये ये दुआ का बिजनेस है सर। लास्ट में मैं एक बात और कहूँगा, क्योंकि समय हो चुका है, कि दोस्त के मेमोरी में बात आई थी, निकल गई है, तो अच्छा लगा आप लोग से मिले। एक बार फिर से मैं अगेन आप सारे लोगों को ये बता रहा हूँ सर कि इस लॉकडाउन में घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जान है तो ही जहान है। गवर्नमेंट के बताए हुए नियम का अनुसरण कीजिए। कुछ दिन की बात है, ये चीज़ टल जाएगी और हम लोग फिर से जो नॉर्मल लाइफ था, नॉर्मल बिजनेस का तरीका था, हम लोग उसको करेंगे। तो इन्हीं सारी बातों के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे। गुड टाइम से।